हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये है दुनिया की पहली वायरल वीडियो यानी कि हिंडनबर्ग डिजास्टर। ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन लीक की वजह से ये जहाज जला था। अब हाइड्रोजन तो नीले रंग का फ्लेम देता है, लेकिन ये जहाज तो हल्के लाल भूरे रंग में जल रहा था। इस जहाज पर 97 लोग सवार थे, जिनमें से 13 पैसेंजर, 22 क्रू मेंबर और एक ग्राउंड स्टाफ मारा गया था। तो आखिर फ्लाइंग टाइटैनिक के नाम से मशहूर हिंडनबर्ग एयरशिप के साथ क्या हुआ? ये कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था? इसके गिरने के पीछे कोई हादसा था या कोई साजिश? रिपोर्ट से क्या पता चला? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। बात है 3 मई 1937 की। दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी जा रहा था। ये जहाज 10 माले की बिल्डिंग के बराबर ऊंचा, 804 फुट लंबा, यानी साइज में लगभग टाइटैनिक जहाज के बराबर था। और ये बाकी हॉट एयर बैलून की तरह नहीं था। ये एक ठोस ढांचे से बना हुआ एयरशिप था। इसमें हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए 16 सेल और आगे पीछे जाने के लिए ट्रायंगुलर रास्ता बनाया गया था, जिसको जोड़कर एक साथ रखने का काम कर रहा था स्टील का ढांचा। और इस सारे तामझाम को ढकने के लिए 7 एकड़ के बराबर एरोनॉटिकल कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। अब ये एरोनॉटिकल कपड़ा क्या है, इसके बारे में भी जान लो। देखो, केवलार या कार्बन फाइबर या और भी बहुत सारे मटेरियल को हम एरोनॉटिकल कपड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम है गर्मी से बचाना, वजन में हल्का होना और वातावरण में हो रहे बदलाव को झेलना। अब इस कपड़े के ऊपर एल्यूमिनियम पाउडर की कोटिंग की गई थी, ताकि ये सूरज की पड़ने वाली सीधी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके, और इसी की वजह से इसे इसका सिल्वर रंग मिला था। अब ये उड़ कैसे रहा था, उसके पीछे का भी लॉजिक जान लो। तो भैया, जैसे गुब्बारे में हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरने पर वो हवा से हल्का हो जाता है, ऐसे ही ये जहाज हाइड्रोजन की वजह से हवा से हल्का हो गया और अच्छी खासी ऊंचाई पर पहुंच गया। अब इसे आगे पीछे धकेलने के लिए इसमें 16 सिलेंडर के 4 डीजल इंजन लगाए गए थे, जो लगभग 1320 हॉर्स पावर के साथ 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पैदा कर रहे थे। और भाई साहब, इस अजूबे का वजन था 1,12,000 किलोग्राम। चलो, इसका बायोडाटा पूरा हो गया, अब आगे चलते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि लोग इसमें बैठने के पीछे इतने बावले क्यों थे? तो जी, पहला कारण तो यह है कि ये 11 सफल उड़ानें पूरी कर चुका था। दूसरा, 3 दिन के अंदर जर्मनी से अमेरिका पहुंचा रहा था। और भाई साहब, खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, यहाँ तक कि नशेड़ियों के लिए अलग से स्थान बनाया गया था, जहाँ पर वो बीड़ी, गांजा, दवा, दारू जो चाहे फूंक सकते थे, जिसे पढ़े लिखों की भाषा में स्मोकिंग रूम भी कहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, मनोरंजन का भी पूरा बंदोबस्त था। ये एक संगीत मंडली को भी लेकर उड़ रहा था, जिसने गाने बजाने, नाचने का डिपार्टमेंट संभाल रखा था। अब उसके बाद था ऊपर से दिखने वाले नजारे। भाई साहब, वैसे तो ये 650 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन जहाज के कप्तान साहब बढ़िया बढ़िया नजारे दिखाने के लिए इसे जमीन के पास ले आते थे। और देखो, जहाज पर लोगों को बुलाने के लिए ये सारी चीजें काफी हैं। और भैया आखिरी, लोगों की बुद्धि का क्या पता, वो कुछ भी करते हैं। ज़ेपेलिन कंपनी को इसे बनाने में 4 साल लग गए। 1932 में काम शुरू हुआ और 36 में खत्म। और जी, 3 मई 1937 को 7:16 पर ये अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरता है। 6 मई 1937 को अपनी 3 दिन की यात्रा निपटाने के बाद हिंडनबर्ग जहाज अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंच गया, लेकिन वहां पर तूफान आ गया। अब तूफान में तो ये जमीन पर उतरेगा नहीं, तो ये हवा में लटक गया। अब 3 घंटे तक ये इधर उधर भटकता रहा, और जब तूफान छट गया तो प्लान ये था कि ये अपनी रस्सी नीचे फेंकेगा, जिसे ग्राउंड पर खड़े क्रू एक खूंटे से बांधकर इसे नीचे खींचेंगे। लेकिन 7:25 पर जहाज का पिछला हिस्सा झुकने लगा, जिसे जहाज के कप्तान ने प्रोपेलर की मदद से बैलेंस करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज जलते हुए जमीन पर आ गिरा। इस दुर्घटना में 13 पैसेंजर, 22 क्रू मेंबर और एक ग्राउंड स्टाफ मारा गया था। हालांकि 2/3 लोग बच गए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस घटना ने दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बनाई थी, और ये उस समय का सबसे बड़ा डिजास्टर भी था। अब जी, जो हुआ सो हो गया। अब बारी थी जांच पड़ताल की कि आखिर ये जहाज गिरा था या इसे गिराया गया था। और आप यकीन नहीं करोगे, इसके गिराने और गिरने के पीछे 10-12 थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से अपन लोग काम की ही डिस्कस करेंगे। तो सुनिए ध्यान से। तो पहली थ्योरी है सैबोटोर। अब ये कौन होता है? तो जी, सैबोटाज करने वाले, मतलब घटना को अंजाम देने वाले को सैबोटोर कहते हैं। और आपके विरोधी के द्वारा आपको रोकने के लिए किए गए काम को सैबोटाज कहेंगे। अब सवाल आता है ये कि कोई ऐसा करेगा क्यों? अब क्योंकि हिंडनबर्ग को नाजी सरकार की देखरेख में बनाया गया था, और इसकी पूंछ पर अच्छे खासे लंबे चौड़े नाजी जर्मनी के चिन्ह भी लगे थे। और नाजियों का अपने आस पड़ोस के देशों के साथ कैसा भाईचारा था, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको गिराने की पर्याप्त वजह मौजूद थी। हिंडनबर्ग जहाज पर मौजूद सबसे सीनियर ऑफिसर अर्नेस्ट लेमेन को जर्मन सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हिंडनबर्ग को उड़ाने की कोशिश के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, और इन
इन धमकियों के बाद ह्यूगो एक्नर यानी जेपलिन कंपनी के मैनेजर जिन्होंने हिंडनबर्ग को बनाया था, उन्होंने नाजी सरकार से इस जहाज को अमेरिका ना भेजने के लिए रिक्वेस्ट भी करी, जो ठुकरा दी गई। अब भैया क्योंकि दुर्घटना अमेरिका की जमीन पर हुई थी तो अमेरिका जांच में कूद जाता है। अब अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के रडार पर चढ़ता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था और इस व्यक्ति का नाम था जोसेफ स्पा, जो जर्मनी में पैदा हुआ और अमेरिका में शिफ्ट हो गया। ये भाई साहब पेशे से कॉमेडी एक्ट करते थे। अब शक का कारण क्या था वो भी जान लो। दरअसल जोसेफ स्पा अपने कुत्ते को कार्गो वाले हिस्से में खुद खाना खिलाने के लिए अड़ गया, जबकि पैसेंजर्स को कार्गो वाले हिस्से में जाने की इजाजत नहीं थी। और दूसरा कारण था कि यही वो व्यक्ति था जो जहाज के तूफान में फंसने के बाद जहाज के क्रू से भिड़ गया कि इसे तुरंत जहाज से उतारो। अब भाई साहब तूफान में इसे उतरने की इतनी जल्दी क्यों थी? अब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने जहाज पर टाइम बॉम्ब लगाया है तो जाहिर सी बात है वो तो अपने निश्चित समय पर फटेगा और जिसने ये टाइम बॉम्ब लगाया होगा सबसे पहले वही भागने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि हिंडनबर्ग जहाज के मलबे से बॉम्ब का कोई भी सुराग नहीं मिला तो इस थ्योरी को ठंडे बस्ते में बंद करके बाहर फेंक दिया गया। और अब यहाँ पर आती है दूसरी थ्योरी, यानी कि हिंडनबर्ग जहाज पर बिजली का गिरना, तेज हवाएं, खराब मौसम और जबरदस्त बारिश, यानी ऊपर वाले ने मारने के पक्के बंदोबस्त कर रखे थे। अब बस इस जहाज पर बिजली गिरानी थी और बाकी काम हाइड्रोजन कर लेगी। तो जी गिरती हुई बिजली लगभग 30 करोड़ वोल्ट और 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान मिली सेकेंडों में अचीव कर लेती है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन इस चीज से ये बात कैसे साबित होती है कि हिंडनबर्ग को बिजली ने गिराया था? तो जी उसका कारण था 1923 में डिक्समूड नाम के एयरशिप पर बिजली गिरने की वजह से सभी के सभी 50 पैसेंजर मारे गए थे। अब यहाँ पर आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए। देखो मौसम खराब होने की वजह से हिंडनबर्ग 3 घंटे तक हवा में भटकता रहा और जब ये अपनी लैंडिंग साइट पर पहुंचा तो रिसर्चर्स की मंडली ने ये अंदाजा लगाया कि ये नेगेटिव की वजह से नहीं बल्कि पॉजिटिव लाइटनिंग की वजह से फटा है। हाँ जी, लाइटनिंग 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आइए समझाता हूँ। नेगेटिव चार्ज बादल के निचले हिस्से में बनते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले हिस्से पर। और एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चला है कि पॉजिटिव लाइटनिंग नेगेटिव लाइटनिंग से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। और कमाल की बात ये है कि ये तूफान वाली जगह पर नहीं बल्कि तूफान से 40-50 किलोमीटर दूर भी बड़े आराम से गिर सकती है। इसीलिए अक्सर आपने सुना होगा कि सूखी बिजली कड़क रही है, यानी कि बिना बारिश के बिजली कहीं पर गिरी है। तो भाई साहब यही है पॉजिटिव लाइटनिंग। लेकिन ये थ्योरी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और उसका कारण ये था क्योंकि हिंडनबर्ग के कप्तान साहब मैक्स प्रस ने ये कहा कि वो पहले भी अपने जहाज को कड़कड़ाती हुई बिजलियों के बीच में लेकर घुस चुके हैं और जहाज की सेहत पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब निशान वगैरह आए हैं लेकिन वो कभी नहीं फटा। अब इस बात को जमीन पर काम कर रहे लोगों ने भी सही बताया, मतलब उन्होंने भी हिंडनबर्ग पर बिजली गिरती हुई नहीं देखी थी। तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। और भैया 3 महीने बाद अमेरिका और घटना के 5 महीने बाद जर्मनी, ये दोनों एक बात पर सहमत हो गए कि हाइड्रोजन लीक ही वो चीज है जो इस जहाज को लेकर बैठी है। अब लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन अपने आप तो जलता ना, तो आखिर इसे चिंगारी दिखाएगा कौन? और अब यहाँ आती है हमारी तीसरी थ्योरी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जिस दिन हिंडनबर्ग को लैंड करना था उस दिन आसपास की सभी रबर फैक्ट्रीज को बंद करा दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि रबर फैक्ट्री का हिंडनबर्ग की लैंडिंग से क्या लेना देना? भाई साहब है, बिल्कुल है। सुनिए, देखो अगर रबर फैक्ट्री होगी तो उसके अंदर पाउडर रबर भी होगा और आपको पता होगा कि पाउडर रबर एक एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है। और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आप पाउडर रबर का इस्तेमाल करके धमाका कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो ये तो मुझे भी नहीं पता पता होता तो मैं बताता भी नहीं। लेकिन अब मोटा माटा इतना मान लो कि पाउडर्ड रबर मिलिट्री और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी भी हिंडनबर्ग और रबर फैक्ट्री के बीच में रिश्ता क्या है ये तो नहीं पता लगा। आइए बताता हूँ। तो जी हिंडनबर्ग, पाउडर्ड रबर और धमाका, इन तीनों चीजों को जोड़ता है खराब मौसम की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। अब जरा आप ये सोचो, अगर बादलों में बनने वाला स्टैटिक चार्ज जमीन पर पाउडर्ड रबर को उड़ा सकता है तो जी अपना हिंडनबर्ग जितनी हाइड्रोजन लेकर घूम रहा था, बस एक स्पार्क और मामला साफ। अब जरा सारी चीजों को एक बार जोड़ देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हिंडनबर्ग का जो एरोनॉटिकल कपड़ा था उस पर एल्यूमिनियम पाउडर की कोटिंग की गई थी। अब एल्यूमिनियम तो मेटल है और कप्तान साहब इस मेटल को लेकर चार्ज एनवायरनमेंट में घूम रहे थे। तो जी लॉजिक ये है, जहाज बनकर घूम रहा था चार्ज की दुकान और जैसे ही चार्ज को निकलने का रास्ता मिलेगा वो तुरंत स्पार्क पैदा कर देगा और अगर उस स्पार्क को हाइड्रोजन मिल गई तो होगा धमाका। आपने कई बार ऐसी चीजों को देखा होगा जिन्हें
जिन्हें छूने पर आपको शौक लगता है, जिनका बिजली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, स्पार्क तभी पैदा होगा जब चार्ज को निकलने का रास्ता मिलेगा। तो जब हिंडनबर्ग से रस्सी गिराई गई और उसे नीचे खड़े हुए क्रू मेंबर ने पकड़ा तो कोई स्पार्क नहीं हुआ, जबकि धमाका तुरंत होना चाहिए था। पर धमाका तो 4 मिनट बाद हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने खाली पीली स्टैटिक चार्ज को बदनाम कर दिया। वो तो शरीफ निकला। तो ये थ्योरी भी फेल हो गई। अब आती है अगली थ्योरी, कप्तान की खुराफात। तो भैया हिंडनबर्ग के कप्तान साहब का रिकॉर्ड था बहुत बढ़िया। वो थे टाइम के पंचुअल। अब क्योंकि पूरे रास्ते तेज हवाओं की वजह से वो पहले ही लेट हो चुके थे। आप सोच रहे होंगे कितना लेट, 2 घंटे 4 घंटे? नहीं भाई साहब, पूरे 1.5 दिन, 36 घंटे। लेकिन इससे हिंडनबर्ग के फटने का क्या लेना देना? तो जी है, बिल्कुल है। सुनिए, अब जल्दी के चक्कर में कप्तान साहब ने एक शॉर्टकट मार लिया। हाँ, हवा में भी होते हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझो कि लेफ्ट में बादल, साइड में तेज हवाएं और राइट में रास्ता साफ। लेकिन शॉर्टकट है लेफ्ट में, तो घुसा दो बादलों के बीच में। अब अगर चल गया तुक्का तो सब कहेंगे वाह भाई वाह, और अगर नहीं चला तो कोई ना, इंश्योरेंस तो होता ही है। तो जी छोटे रास्ते के चक्कर में इन्होंने अपने जहाज को हवाओं के खिलाफ घुमा दिया, जिससे इस जहाज के ढांचे पर बहुत ज्यादा लोड पड़ा और इसके फ्रेम को बांधने वाला एक स्टील का तार टूट गया, जिसने हाइड्रोजन के एक चैम्बर को उड़ा दिया और हाइड्रोजन हो गई लीक। और इस बात के तो गवाह भी थे। मतलब जहाज में हुई टूट फूट की आवाज नीचे खड़े लोगों ने और जहाज पर मौजूद लोगों ने, दोनों ने सुनी थी। अब अगर हाइड्रोजन लीक हो रही है तो बस चाहिए था एक स्पार्क और खेल खलास। लेकिन जनाब इसमें भी एक कमी थी। दरअसल जर्मन इंजीनियर बहुत तेज थे। उन्होंने हाइड्रोजन के साथ एक ऐसे केमिकल को मिक्स किया कि अगर हाइड्रोजन लीक हो तो उससे सड़े हुए लहसुन की महक आएगी। अब आप सोच रहे हो ऐसा भी होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। ये जो आप अपने घर में एलपीजी का सिलेंडर यूज करते हो, इसमें से जो स्मेल आती है वो इसकी नेचुरल स्मेल नहीं है। ब्यूटेन तो ऑर्डरलेस है। इसकी लीक को डिटेक्ट करने के लिए इसमें अलग से इथाइल मरकैप्टेन डाला जाता है। तो ऐसे ही अपने जर्मन इंजीनियर्स ने भी हाइड्रोजन के अंदर एक केमिकल डाला था। अब या तो हाइड्रोजन लीक ही ना हुई, या भैया ऊपर जहाज में सबकी नाक बंद थी, क्योंकि किसी को भी लहसुन की महक तो नहीं आ रही थी। तो इसी चक्कर में एक और नई थ्योरी बना दी गई कि भैया जहाज का एरोनॉटिकल कपड़ा ही फट गया था। माइकल मैकार्थी ने अपनी किताब द हिडन हिंडनबर्ग में लिखा है कि हिंडनबर्ग का एरोनॉटिकल कपड़ा हवा में वाइब्रेट कर रहा था और इस वाइब्रेशन की वजह से हाइड्रोजन टैंक को पकड़कर रखने वाला स्ट्रक्चर लगातार टैंक के ऊपर घिस रहा था, जिसकी वजह से टैंक में हो गया छेद और गैस लीक हो गई। और इससे पहले कि किसी को महक आती, जहाज में आग लग गई और ये नीचे आ गिरा। अब इस थ्योरी के साथ समस्या ये थी कि सारी चीजें जल चुकी थी, तो 100% यकीन के साथ ये कह पाना मुश्किल था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और इस यकीन के पीछे एक और दूसरा कारण है। देखो, हाइड्रोजन के जलने पर ब्लू फ्लेम पैदा होता है, लेकिन ये तो लाल भूरे रंग में जल रहा था। अब इसी रंग की वजह से एक और नई थ्योरी बनी। 1996 में नासा के वैज्ञानिक एडिसन बेन, इन्होंने एक नया रायता फैला दिया। इन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग के फटने के पीछे हाइड्रोजन नहीं बल्कि उसका एक्सप्लोजिव पेंट था। अब देखो, जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन बात में दम है। नहीं, बहुत दम है। सुनिए, देखो, एरोनॉटिकल कपड़े के ऊपर एयरक्राफ्ट लैकर चढ़ाया जाता है, जिससे कपड़ा टाइट बनता है, वाटरप्रूफ बनता है और छोटे मोटे दबाव को भी झेल लेता है। लेकिन जो मटेरियल लैकर बनाने में इस्तेमाल हुआ था वो बड़ा खतरनाक था, और वो था आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर। अब देखो, आप में से जिसने 10th कर रखी है उसने फिजिक्स में थर्मिट रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा। हाँ जी, इन्हीं दोनों के बीच में होती है वो रिएक्शन जो इतनी हीट पैदा करती है कि रेल की पटरियों को भी जोड़ देती है। और आज के समय तो ये रॉकेट बूस्टर, वो छोटे छोटे रॉकेट लगे होते हैं ना, जो मेन रॉकेट के बराबर में टंगे होते हैं, उनमें फ्यूल की तरह इस्तेमाल भी होता है। अब एडिसन ने अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए हिंडनबर्ग का असली कपड़ा मंगवाया, मतलब जो मलबे में बच गया था, और जैसे ही हाई वोल्टेज देकर उसे टेस्ट किया वो तो जल पड़ा। अब देखो, यहाँ पर एडिसन की बात तो सही थी, लेकिन अगर हिंडनबर्ग पर बिजली गिरी होती तो वो पहले ही जल चुका होता, जैसा कि कप्तान साहब ने बताया था कि वो इसे बिजली के बीच में पहले कई बार लेकर घुस चुके थे। और दूसरी चीज ये कि हिंडनबर्ग में धमाके के समय जो वीडियो बनाई गई थी उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आग इसके अंदर से लगी थी। तो ये थ्योरी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अब इसके बाद आते हैं बॉबी रूतन नाम के एक दर्शक। हाँ, इनके पास भी एक थ्योरी है, और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने हिंडनबर्ग को धकेल रहे एक इंजन में आग लगती हुई देखी। बात सही है, इस जहाज पर हाइड्रोजन अकेली ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आग लग सकती थी, बल्कि कुछ और भी था, और वो था डीजल। देखो, जहाज में लगे थे 4 इंजन, और हर एक इंजन को चलाने के लिए 250 लीटर डीजल ये जहाज लेकर उड़ रहा था, जो अगर गर्म सतह के संपर्क में आ गया तो ये
फटेगा। एक और कमाल की बात सुनो, 4 दिन की इस यात्रा में एक डीजल इंजन खराब भी हो चुका था, जिसे रिपेयर भी किया गया था। अब जरा सारी चीजों को जोड़ लो, जहाज पर डीजल, इंजन हो गया खराब, ठीक से उसे रिपेयर नहीं करा, लग गई उसमें आग। अब आग और डीजल हो गए एक, हुआ बड़ा धमाका जिसने दिया हिंडनबर्ग को लपेट। अब जैसे ये बात बॉबी रूतन ने मीडिया को बताई भाई साहब FBI ने इन्हें धर लिया और कहा बेटा मुंह बंद ही रखना। अब इसी सेम घटना का एक और गवाह भी था, जिसका नाम था रॉबर्ट बुकानन, जो हिंडनबर्ग की लैंडिंग क्रू का हिस्सा था। उसने भी ये बात कही कि इंजन में लगी हुई आग उसने भी देखी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, जब सब कुछ क्लियर था तो इस मामले को रफा दफा करते, इसमें सीक्रेट क्या था? भाई साहब सीक्रेट था ये कि ये बात इन जनाब ने 60-70 साल तक छुपाए रखी। अब क्यों, ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये इतिहास की ऐसी एक अनसुलझी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब देखो, इस घटना के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों था, मतलब ऐसा क्या खास था कि इस पर वीडियो बनानी जरूरी थी? तो ध्यान से सुनिएगा। आज भी जब हाइड्रोजन पर आधारित वाहनों की बात होती है तो ये तस्वीरें और ये वीडियो तुरंत वायरल होती है और लोगों को डराया जाता है कि हाइड्रोजन क्या क्या कर सकती है। अब इससे फायदा होगा ये कि लोग हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे डरेंगे। और भैया कंपनीज भी हाइड्रोजन पर चलने वाले वाहनों के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगी। अब अगर ऐसा होगा तो दुनिया तेल पर ही निर्भर रहेगी और पूरी दुनिया में आज के समय पूरा का पूरा तेल व्यापार अमेरिकन डॉलर पर चलता है, मतलब रशिया को छोड़कर, जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया के देशों पर पकड़ बनाकर रखता है। भारत सरकार जो भी चीजें बाहर से मंगाती है उन सभी चीजों में सबसे ज्यादा आयात का बिल कच्चे तेल का ही होता है। एक और मजे की बात बताऊं, बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों में आपने आग लगती हुई देखी होगी, लेकिन इस पर एलोन मस्क ने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने हाइड्रोजन या बायोफ्यूल पर आधारित वाहनों को सपोर्ट करने के बारे में कदम उठाया, मस्क बाबू ने तुरंत ट्वीट कर दिया कि ये हाइड्रोजन और बायोडीजल ये सब फालतू के चौंचले हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों भैया, एलोन बाबू काहे टेंशन में आ गए? उनकी किसने भैंस खोल ली? जनाब, ऊर्जा का खेल ही ऐसा है जिसमें पैसा ही पैसा है। किसी भी चीज को रोकने का सबसे आसान तरीका है नेगेटिव मार्केटिंग, और यही नेगेटिव मार्केटिंग हाइड्रोजन के केस में भी है। आपको क्या लगता है, क्या इस घटना के पीछे अमेरिका हो सकता है? अगर मेरी राय मांगोगे तो भाई साहब बिल्कुल हो सकता है। वैसे इस घटना से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट या किताबें हैं वो सभी आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। हाँ जी, हमने भी अपनी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखी है। बस फर्क इतना है कि वहाँ पर हम चर्चाओं के पर्चे बांटते हैं, फालतू ज्ञान नहीं देते। तो अगर आपको भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।